हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी केसरी चैप्टर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जहाँ पर ब्रिटिशर्स को कुछ सोल्जर्स की ज़रूरत थी और इसलिए उन्होंने इंडियन से वादा किया कि अगर इंडियंस ने उनकी आर्मी ज्वाइन की तो वो इंडिया को आज़ाद कर देंगे। अब ये सुनने के बाद काफ़ी सारे इंडियंस ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए वॉर में चले गए, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स अपनी बात से मुकर गए और वो फिर से इंडियंस पर अत्याचार करने लगे। अब ये सब देखकर उन्हीं में से एक सोल्जर कृपाल सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि कृपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं थे। इसलिए उन्हें कुछ भी करके कृपाल सिंह को चुप कराना था। अब वो यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कृपाल सिंह फंस जाए। तब वहाँ का एक ऑफिसर उन्हें बैरिस्टर शंकरन नायर के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो अभी के बेस्ट लॉयर हैं, इसलिए अगर वो उन्हें हायर करेंगे तो वो कृपाल सिंह को फंसा पाएंगे। जिसके बाद वो लोग शंकरन नायर को हायर करते हैं और नायर भी उनका केस लड़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर कृपाल सिंह के लॉयर बताते हैं कि किस तरह से कृपाल सिंह और उनके साथियों को वादा किया गया था कि अगर वो वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर जो गुलामी करते हैं उसे बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो सुनने के बाद नायर कोर्ट को बताता है कि जब कृपाल सिंह आर्मी में था तो उसे बॉम्ब बनाना सिखाया गया था और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने यहाँ आने पर भी बॉम्ब बनाया और 2 कॉलेज के लड़कों को भड़काकर उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहा, जिसकी वजह से कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए थे। वो वहाँ पर कुछ एविडेंस दिखाता है जिसमें ये दिख रहा था कि कृपाल सिंह और वो बच्चे एक दूसरे को जानते थे। अब ये सब देखने के बाद जज कृपाल सिंह को जेल में भेज देता है। जब कृपाल सिंह वहाँ से जा रहा था तो वो नायर से कहता है कि नायर काफ़ी होशियार है, बस वो अपनी होशियारी सही जगह पर इस्तेमाल करे। अब नायर ये केस जीत गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, जिससे नायर और उसकी वाइफ दोनों ही काफ़ी खुश थे। साथ ही नायर को इसके लिए अवार्ड भी मिलने वाला था, जिसके लिए नायर काफ़ी एक्साइटेड था। तो वही दूसरी तरफ हम जलियांवाला बाग को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि तब बैसाखी थी और लोग वहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तब वहाँ पर एक छोटा लड़का था जो देखता है कि उनके ऊपर से एक प्लेन जा रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर डायर आता है और उसके साथ उसकी पूरी आर्मी थी और वहाँ आते ही वो अनाउंस करता है कि सबको शूट कर दो, जिसके बाद सारे लोगों पर गोलियां चलाई जाती है और सभी लोगों को मारा जाता है। ऐसे में उस लड़के की माँ उस लड़के को और उसकी बहन को एक जगह छुपा कर रखती है, लेकिन उस लड़के की बहन पकड़ी जाती है और उसे भी मार दिया जाता है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गेट को लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाते और उन सभी को मार दिया जाता है। जिसके बाद जो भी लोग मारे गए थे उनके परिवार वाले चुप बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अब ये देखकर ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सबके घर वालों को मुआवजा देंगे और इसके लिए वो हर एक घर वाले को 25 रुपए देने लगते हैं। लेकिन साथ ही डायर पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि डायर ने जो किया वो सही किया या नहीं, क्योंकि डायर का कहना था कि जिन लोगों को उसने जलियांवाला बाग में मारा है वो सारे लोग टेररिस्ट थे। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए इस मुद्दे को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि वो इसके लिए एक कमेटी डिसाइड करेंगे जो इसके ऊपर जांच करेगी और फिर अपना डिसीजन लेगी। लेकिन अगर उस कमेटी में सारे ब्रिटिशर्स होंगे तो इंडियंस उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कमेटी में एक इंडियन को भी रखेंगे और इसके लिए वो नायर को चूज़ करते हैं। जिसके बाद नायर अपनी वाइफ के साथ अमृतसर आता है ताकि वो इस कमेटी को ज्वाइन कर सके और सच्चाई का पता लगा सके। अब जब नायर यहाँ पर आता है तो सब कुछ देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डायर ने कहा था कि जिन लोगों को मारा गया है वो लोग टेररिस्ट थे, लेकिन उनके पास से कोई भी हथियार नहीं मिले थे और इसी वजह से नायर को काफ़ी डाउट हो रहा था और इसलिए वो काफ़ी गहराई में जाकर पूछताछ करने लगता है। और जैसे जैसे वो पूछताछ कर रहा था वो समझ जाता है कि जो लोग मारे गए थे वो इनोसेंट थे। इसलिए नायर इसके बारे में डायर से बात करना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि डायर इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वो उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। ये देखने के बाद नायर उससे कुछ भी नहीं पूछता। जिसके बाद नायर डायर की रिपोर्ट में यही लिखता है कि डायर गिल्टी है, लेकिन जो बाकी कमेटी मेंबर्स थे उन सब का कहना था कि डायर नॉन गिल्टी है, जिसकी वजह से डायर को कोई सज़ा नहीं होती। अब ये देखकर नायर काफ़ी शॉक था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता।
जिसके बाद जब नायर वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का बैठा था। एक्चुअली वही लड़का था जो जलियांवाला बाग में बच गया था। वो नायर को बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनके ऊपर हमला किया था और सभी लोगों को मार दिया था। अब ये सुनने के बाद नायर के सामने सच तो आ गया था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। साथ ही तब नायर को पता चलता है कि जिस लड़के से वो बात कर रहा है वो एक्चुअली कृपाल सिंह का बेटा है, जिसे नायर ने मूवी के स्टार्ट में जेल में भेज दिया था। वो लड़का उसे बताता है कि भले उसके पापा जेल में हैं, लेकिन उसके पापा एक फ्रीडम फाइटर है और वो उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। अब नायर को उस लड़के के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। साथ ही उसका काम पूरा हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। लेकिन वो आखिरी बार उस लड़के से मिलने आता है तो वो देखता है कि वो लड़का मर चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के ने खुद को ख़त्म कर लिया था, जो देखकर नायर काफ़ी शॉक हो गया था। जिसके बाद नायर अमृतसर छोड़कर वापस अपने गांव जाने लगता है। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर था तभी वहाँ पर दिलप्रीत नाम की एक लड़की आती है और नायर से कहती है कि वो उसका आइडल था। उसे लगता था कि नायर हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेगा, लेकिन नायर तो सच्चाई जानते हुए भी यहाँ से भाग रहा है। वो नायर को उस लड़के के कुछ न्यूज़पेपर्स देती है जो उसने आखिरकार लिखे थे। साथ ही वहाँ पर उस लड़के के कुछ पेंटिंग भी थे जिसमें उसने दिखाया था कि किस तरह उन लोगों को मारा गया था। अब ये देखने के बाद नायर काफ़ी शॉक था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम दिलप्रीत को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और वो डिसाइड करती है कि भले ही नायर इसके लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन वो इसके लिए लड़ेगी और इसलिए वो नायर के खिलाफ केस रजिस्टर कर देती है। जो देखकर नायर भी काफ़ी शॉक था, लेकिन उसे पता चलता है कि दिलप्रीत एक लड़की है और ये उसका पहला केस है। ये देखकर वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि एक लड़की क्या ही करेगी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाता है और हम दिलप्रीत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन जब जज वहाँ पर आते हैं तो दिलप्रीत उनसे कहती है कि वो वकीलनामा फाइल करना चाहती है अपने को काउंसिलर शंकरन नायर के लिए। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक थे, क्योंकि अब तक किसी को भी पता नहीं था कि नायर इस केस में इन्वॉल्व है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दिलप्रीत नायर से मिली थी और नायर ने उस बच्चे की पेंटिंग्स देखी थी तो वो समझ गया था कि उनके ऊपर कितना अन्याय हुआ है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाएगा और इसलिए उसने दिलप्रीत से कहा कि वो नायर के ऊपर केस कर दे। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि नायर भी उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया कि नायर भी इस केस में इन्वॉल्व है तो वो उन्हें कोई भी एविडेंस हाथ लगने नहीं देंगे, उनके पीछे पुलिस भेज देंगे, जिसकी वजह से उनका काम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसी वजह से दिलप्रीत ने किसी को भी नहीं बताया था कि नायर भी उसे सपोर्ट करने वाला है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाती है, जहाँ पर डायर का लॉयर यही कह रहा था कि डायर ने जिन लोगों को मारा था वो टेररिस्ट थे। वो साथ ही ये भी बताता है कि जब वो लोग इकट्ठा हुए थे तब कर्फ्यू था, लेकिन फिर भी वो लोग हथियार लेकर उस ग्राउंड पर इकट्ठा हुए थे। अब ये सब सुनने के बाद नायर जज को बताता है कि वहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगा था, क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा होता तो वो लोग जिस तरह से इकट्ठा होकर जा रहे थे उन्हें देखकर कोई भी पुलिस वाला उन्हें रोकता, लेकिन उन्हें ग्राउंड जाने तक किसी ने भी नहीं रोका था। साथ ही नायर बताता है कि जब सभी लोग ग्राउंड पर इकट्ठा हुए थे तो उनके ऊपर से एक प्लेन गया था। एक्चुअली ये प्लेन भी डायर नहीं भेजा था ताकि वो देख सके कि कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वो कैसे उन्हें मार सकता है। जिस पर डायर का लॉयर कहता है कि उस प्लेन में उनका एक आर्मी ऑफिसर आया था। जो देखकर नायर उसे उनकी डायरी दिखाता है और बताता है कि इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, अगर कोई बड़ा आर्मी ऑफिसर आएगा तो उसकी एंट्री ज़रूर होगी। अब यह सुनने के बाद डायर का लॉयर चुप हो जाता है। साथ ही नायर जज से कहता है कि अगर वो लोग टेररिस्ट थे तो उनके हाथ से कोई हथियार क्यों नहीं मिले। नायर ये भी कहता है कि जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी थे, तो क्या वो भी टेररिस्ट थे। अब ये सब सुनने के बाद जज उनके केस को रजिस्टर करता है और अगले हफ्ते से उसकी ट्रायल शुरू करने की परमिशन देता है। जो सुनकर नायर और दिलप्रीत दोनों ही काफ़ी खुश थे, तो वही डायर और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और अब उन्हें नायर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लॉयर चाहिए था जो नायर से मुकाबला कर सके। तब वही उनका ऑफिसर उन्हें बताता है कि एक दूसरा लॉयर है जिसका नाम है माइक ली, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन वही एक है जो नायर का मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद वो ऑफिसर माइक ली से मिलने जाता है और माइक ली से कहता है कि अगर उसे नायर से बदला लेना है तो उसके पास ये अच्छा मौका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक ली और नायर दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन माइक ली को ऐसा लगता था कि नायर ने उसका सीक्रेट प्रेस में रिवील कर दिया। एक्चुअली माइक ली के पेरेंट्स एक इंडियन थे और एक ब्रिटिश, और इसी की वजह से माइक ली को काफ़ी ज़्यादा रोस्ट किया गया था और इसी वजह से माइक ली नायर पर काफ़ी गुस्सा था और इसीलिए वो इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर माइक ली को वहाँ देखकर नायर भी काफ़ी शॉक था। अब जब माइक ली वहाँ पर आता है
तो वो जज से कहता है कि डायर अब तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मीडिया वाले उसके बारे में कुछ भी छाप रहे हैं, इसलिए वो चाहता था कि कोर्ट में मीडिया वालों को अलाउ नहीं किया जाए। अब ये सुनकर नायर काफ़ी शौक था और वो इसके लिए मना करता है, लेकिन जज माइकली की बात सुनता है और मीडिया को वहाँ से बाहर निकालता है। जिसके बाद माइकली वहाँ पर मार्था नाम की लेडी को बुलाता है और उससे पूछता है कि 10 तारीख को क्या हुआ था। तो मार्था बताती है कि वो एक कॉलेज में टीचर है और जब वो कॉलेज के बाद अपने घर जा रही थी तो वहाँ पर उसके एक इंडियन स्टूडेंट ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की। माइकली जज को बताता है कि जिस लड़के ने मार्था के साथ ये सब कुछ किया था वो उस दिन जलियांवाला बाग में ही था, और इसी वजह से पुलिस को जब इस बारे में खबर पड़ी तो उन्होंने डायर को भी इसके बारे में बताया। और डायर को पूछताछ से पता चला कि वो लड़का एक टेररिस्ट है और उसके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इसलिए वो आर्मी लेकर वहाँ पर गया और उसने सबको ख़त्म कर दिया। अब मार्था का बयान सुनने के बाद जज नायर से कहता है कि अगर नायर के पास कोई ठोस सबूत है तो वो कोर्ट के सामने उसे पेश करे, नहीं तो उसका केस कैंसिल हो जाएगा। अब यह सुनने के बाद नायर भी काफ़ी शौक था क्योंकि उसे मार्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद नायर और दिलप्रीत मिलकर मार्था के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद जब कोर्ट वापस शुरू हो जाता है तो दिलप्रीत मार्था से काफ़ी सवाल पूछती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़के पर मार्था ने इल्ज़ाम लगाया था वो अभी जेल में था। अब दिलप्रीत मार्था से कहती है कि वो उस लड़के से मिली है और उस लड़के ने उसे सारी सच्चाई बता दी। अगर वो चाहता तो कोर्ट में भी आकर सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो मार्था से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अब ये सुनने के बाद मार्था को काफ़ी बुरा लगता है और वो सारा सच बता देती है। मार्था बताती है कि एक्चुअली वो और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें एक साथ देख लिया और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक ब्रिटिश लेडी इंडियन आदमी के साथ अफेयर कर रही है, और इसलिए वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने उस लड़के को पकड़वा लिया। साथ ही मार्था से कहा कि अगर मार्था ने ये नहीं कहा कि उस लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है तो वो मार्था को तो मार ही देंगे, साथ ही उस लड़के को भी मार देंगे, और इसलिए मार्था ने ये सब कुछ झूठ बोला था। साथ ही मार्था बताती है कि वो आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करती है और वो लड़का इनोसेंट है। अब ये सुनने के बाद जज उस लड़के को छोड़ने के लिए कहता है, जो सुनकर नायर काफ़ी शौक था। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई, जब मार्था के साथ ज़बरदस्ती हुई थी ये बात लोगों को पता चलती है तो कुछ ब्रिटिश लड़कियाँ मिलकर नायर का चेहरा काला कर देती है, लेकिन तब से नायर ने ठान लिया था कि वो सच्चाई सबके सामने ला कर रहेगा, और आज फाइनली सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी, जो देखकर माइकली भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। जिसके बाद नायर कोर्ट को बताता है कि किस तरह डायर का बिहेवियर इंडियंस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रूड है। वो बताता है कि किस तरह डायर ने एक इंडियन सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारा था क्योंकि वो बस 5 मिनट लेट आया था। नायर बताता है कि डायर के मन में बचपन से ही इंडियंस के खिलाफ नफरत थी। एक्चुअली डायर जब छोटा था तो कुछ इंडियन लड़के उसे चिढ़ाया करते थे क्योंकि डायर तब हकलाता था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते, और इसी वजह से डायर इंडियंस पर काफ़ी चिढ़ने लगा। साथ ही डायर के जो पापा थे वो भी इंडियंस से काफ़ी नफरत किया करते थे, और इसी वजह से डायर भी उनके जैसा ही बना, और जैसे उसके हाथ में पावर आ गई वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगा। साथ ही नायर डायर का मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करता है, जो देखकर सब लोग समझ गए थे कि डायर को एंगर इश्यूज थे, और ये देखने के बाद जज उन्हें अगला डेट दे देता है। जिसके बाद डायर काफ़ी परेशान था कि आखिर वो क्या करेंगे, लेकिन माइकली उन्हें कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि नायर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा जिससे रूल ब्रेक हो, और वो इसी के लिए उसे फंसा देंगे। जिसके बाद जब अगला कोर्ट केस शुरू होता है तो नायर वहाँ पर नहीं आता क्योंकि नायर को केस से निकाला गया था। एक्चुअली नायर ने जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किए थे वो उसने लीगली नहीं लिए थे, उसको किसी सोर्सेज से मिले थे, और ये एक क्राइम था जिसकी वजह से नायर को इस केस से निकाला गया था। साथ ही माइकली जज को बताता है कि डायर की वो रिपोर्ट्स काफ़ी पुराने हैं और अभी की उसकी रिपोर्ट्स में उसे कोई भी एंगर इश्यूज नहीं है, जो सुनकर जज फैसला सुनाता है कि डायर इनोसेंट है, और इस तरह से माइकली केस जीत जाता है और नायर केस हार जाता है, जिससे नायर काफ़ी उदास हो गया था क्योंकि वो उन लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया था। अब नायर वापस अपने गाँव चला जाता है तो वही दिलप्रीत भी अपने घर वालों की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद कुछ मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं और नायर के पास एक लेटर आता है जो कि कृपाल सिंह का था। कृपाल सिंह ने नायर को लेटर में लिखा था कि वो जानता है कि उसके बेटे ने खुद को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसे ब्रिटिशर्स ने मारा है ताकि वो उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। अब ये सब सुनने के बाद नायर समझ जाता है कि उसे अभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए वो वापस आता है और दिलप्रीत को भी बुलाता है, और फिर वो दोनों मिलकर इस केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो नया जज था वो ऐसा करने से मना कर देता है
क्योंकि उसका कहना था कि पहले इस केस पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। जो सुनकर नायर काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है और जज को गालियाँ देने लगता है। जो सुनने के बाद जज उसे वार्न करता है कि अगर नायर ने उसे कुछ भी कहा तो नायर को सज़ा होगी, लेकिन नायर रुकता नहीं और उसे कंटिन्यूसली गालियाँ देने लगता है। जिसके बाद जज ऑर्डर देता है कि नायर को सबके सामने सज़ा दी जाएगी और इसके लिए पूरे प्रेस को भी बुलाया जाएगा। अब ये सुनने के बाद नायर वहाँ से निकल जाता है। तो वही माइक ली काफ़ी खुश था क्योंकि नायर को अब सज़ा होगी, वो भी सबके सामने उसे बेइज्जत किया जाएगा। इसलिए माइक ली और नायर दोनों ही काफ़ी खुश थे। जिसके बाद वो दिन आता है जब नायर को सज़ा सुनाने वाले थे। वहाँ पर सारा प्रेस और काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नायर ने जानबूझकर जज को गालियाँ दी थी क्योंकि वो आगे की प्रोसीजर जानता था। एक्चुअली नायर को जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो सच्चाई सबके सामने लानी थी और जज ने मीडिया को अंदर आने से अलाउ नहीं किया था, जिसकी वजह से कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर के लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सभी लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे और मीडिया भी। अब यहाँ पर नायर उसके पास जो भी एविडेंस था वो सबके सामने रखने लगता है कि किस तरह से डायर ने जानबूझकर उन मासूम लोगों को मार दिया था जबकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। एक्चुअली उन लोगों को ये कहा गया था कि वहाँ पर एक पोएट आने वाला है और उसी को सुनने के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे और ये सब कुछ डायर नहीं करवाया था। अब डायर की सच्चाई सारे मीडिया वालों के सामने आ जाती है। साथ ही नायर वहाँ पर सारे एविडेंस रख देता है जिसकी वजह से डायर का पर्दाफाश हो चुका था और वो कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग और मीडिया थी। नायर सभी लोगों से कहता है कि आखिर कब तक वो ब्रिटिशर्स की गुलामी सहेंगे, उन्हें इनके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा ताकि वो यहाँ से निकल जाए। नायर सारे ब्रिटिश ऑफिसर से कहता है कि वो उनका देश छोड़कर चले जाए, जिसके बाद सभी लोग उसका साथ देने लगते हैं। जिसके बाद जस्टिस के लिए हर तरफ प्रोटेस्ट होने लगती है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भी काफ़ी डर गए थे क्योंकि प्रोटेस्ट के साथ साथ उन पर हमले भी हो रहे थे और इसी की वजह से डायर को वापस इंग्लैंड भेजा जाता है, जिसके 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद हमें रियल फोटोज़ को दिखाया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी केसरी चैप्टर 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।